हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का तीसरा मॉडल पेपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और जैसे कि मैंने बताया है कि आपका पेपर है इन्हीं 3 मॉडल पेपर से आने वाला है। 2 मैंने करा दिए हैं, तीसरा मैं आज कराने वाला हूँ। आपको पता ये भी है कि 150 अंक का हमारा क्वेश्चन होता है और प्रत्येक प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने का तरीका हमारा सिंपल सा रहेगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ने वाला हूँ, जो भी सवाल कैलकुलेशन वेस्ट होगा, फॉर्मूला वेस्ट होगा, उसे मैं सॉल्व करा दूंगा और जो भी ऑप्शन वेस्ट होगा मतलब ऑब्जेक्टिव होगा उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे कि ये सवाल मैं पहला वाला लेता हूँ ट्रेड थ्योरी का। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220, 150, 450 और 560 प्रतिरोध में किस प्रतिरोध को सबसे कम धारा बहाव होगा? किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा? आपको पता होना चाहिए। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें धारा कम बहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप धारा को समझिएगा, विद्युत धारा को समझिएगा। नदी में पानी का बहना, अगर आप नदी के बीच में बहुत सारे पत्थर डाल दोगे, बहुत सारा रेजिस्टेंस पैदा कर दोगे तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यही होता है। अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस तो कम धारा। तो 560 हमारा ऑप्शन सही होगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे देखो, आपने देखा होगा जो अभी के बल्ब आते हैं एलईडी बल्ब, उनका जो 15 वाट के होते हैं और पहले जो बल्ब आता था वो 100 वाट का होता है। तो 100 वाट में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और 15 वाट में कम रेजिस्टेंस होता है। तो धारा कहाँ प्रवाहित कम होगी? 100 वाट के बल्ब में धारा कम प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। संधारिता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो बेटा कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। और कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटर होता क्या है बेटा? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर के चार्ज को रखने की क्षमता। आपने कैपेसिटर देखा हो किसी भी सर्किट में लगा होता है, ऐसा सेल सा और जुड़ा होता है, उसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और उसके चार्ज को रखने की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। कौन सा कारक विद्युतीय चुंबकीय की तीव्रता को प्रभावित करता है? विच फैक्टर इफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो धारा की दिशा बेटा है वो हमारा विद्युतीय चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, मतलब उसकी पोलरिटी को प्रभावित करता है। जैसे कि आपने बचपन में एक मोटर चलाई होगी, मतलब खिलौनों में जो मोटर निकलती है, खिलौनों में जो मोटर निकलती है, आपने उसको एक सेल से कनेक्ट करा प्लस माइनस, तो वो इस डायरेक्शन में घूमने लग गई। आपने सेल की डायरेक्शन चेंज की, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो हमारी मोटर है उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगती थी। जैसे कि हम सेल की डायरेक्शन बदलते, मोटर भी उल्टी सीधी डायरेक्शन में घूमने लगती थी। तो धारा की दिशा पर हमारा क्या निर्भर करता है? पोलरिटी निर्भर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो क्या वो मोटर हुआ करता था वो इसी प्रभाव पर काम करता है। परमियस की इकाई क्या है? परमियस की इकाई बेटा होती है वेबर एम्पियर पर यूनिट, परमियस। ठीक है, और वेबर होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वो यूनिट, और एम्पियर यूनिट होती है, एम्पियर टर्न होती है हमारा करंट की। ठीक है, पर्णालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। आपने पढ़ा होगा बेटा 12th क्लास में। ठीक है, 6 नंबर है। बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? जो एक्स द्वारा जो भाग है उसका नाम क्या है? उसका नाम बेटा है कोइस्टिविटी, कोइस्टिविटी, कोइस्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। याद रखिएगा, रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, और हमारा ये जो था क्या बोलते हैं, ये परमियस की इकाई क्या है? वेबर पर एम्पियर टर्न। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेने वाले हैं। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करिए। परिभाषित करता है इसको बेटा, परिभाषित करता है हिस्टेरेसिस, इसको परिभाषित करता है। विच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो हिस्टेरेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है टेस्ला, क्योंकि निकोला टेस्ला ने ही मैग्नेटिक फील्ड पर काम करा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की खोज सी करी थी, तो उन्हीं के नाम पर हमने रख दिया भाई टेस्ला। टेस्ला कॉइल भी आपने सुना होगा है ना, उन्हीं के नाम पर है। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण है, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण है फ्लक्स घनत्व। देखो, परमेबिलिटी क्या मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेटिक का। तो अगर हम लोग परमिटिविटी घनत्व, फ्लक्स घनत्व अगर इस डायरेक्शन में तो साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है। अगर हम फ्लक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नीचे साउथ हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11वां देखते हैं। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न इंक्रीज? तो बेटा हमेशा हमारा बढ़ेगा, क्या होगा? प्रेरण का प्रभाव बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संधारित्र में परावैद्युतीय चुंबकीय कुचालक का कार्य क्या है? देखो जो भी हमारा संधारित्र होता है, मतलब कैपेसिटर होता है, उसके बीच में हम लोग एक इंसुलेटर जोड़ते हैं। तो इंसुलेटर का काम क्या होता है कि भाई साहब प्लेटों के बीच में किसी भी धारा का प्रभाव को रोकना, किसी भी धारा का प्रभाव ना हो जिससे हमारा चार्ज है उनकी प्लेटों पर स्टोर हो सके। और दूसरा कारण भी होता है कि संधारित्रता बढ़ सके, कैपेसिटेंस हमारा कैपेसिटर का बढ़ सके, डाइलेक्ट्रिक को नीचे इसीलिए हम लोग भरते हैं बीच में प्लेटों के। सर्किट वक्रों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग करते हैं वेरिस्टर का उपयोग। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वांचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेक्स? सर्किट ब्रेकर में हम लोग वेरिस्टर रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। 15वां है, श्रेणी परपथ का क्या उपयोग है? विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? श्रेणी परपथ का क्या उपयोग है? तो परपथ में फ्यूज इन सर्किट। ठीक है, सर्किट में हम लोग जब फ्यूज लगाते हैं तो हम श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमणपाती क्या होता है? विच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? देखो कंडक्टिविटी का होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? तो हमारा तावा है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब मेटल भी है और वो चुंबक को अट्रैक्ट नहीं करता है। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के में किया जाता है? इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड? वो होता है रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर हम लोग इस तरह के कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी। विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? लकड़ी को कहाँ चुंबक से चिपकती है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? विच इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट? एडी करंट बेटा होता है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। अगर मैं एडी करंट के बारे में आपको थोड़ा बताऊं क्या होता है, जैसे आपने इंडक्शन वो देखा है, क्या बोलते हैं, चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, वो एडी करंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, हीट करता है, बिजली वाला चूल्हा। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? यहाँ पर चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ये दिशीय विशेषता, डायरेक्शन प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा चुंबक को अगर आप फ्रीली लटका देंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। ओके जी, वही हमें चित्र में दिखाया गया था। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? विच इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? तो भाई साहब एयर हमारा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन RF कपलिंग सर्किट? तो होता है मोनोलिथिक जो सब्सटेंस होता है वो हमारा कपलिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है? तो हमारा संतुलित। देखिएगा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अपना व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपने 12वीं में पढ़ा होगा कि इस तरह का एक रेजिस्टेंस लगा होता है और एक इस तरह का लगा होता है। पेन मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा है, मैं आपको व्हीटस्टोन बताता हूँ सही से। और एक इस तरह का लगा होता है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है? भाई साहब बिल्कुल नील, शून्य होती है, कोई भी करंट प्रवाही नहीं होती है। जब ये हमारा R1/R2 और R3/R4 होता है तो हमारा इस वाले वायर में कोई करंट नहीं जाती है, तो किसी से भी नापोगे हमें 0 ही, शून्य विक्षेपण ही मिलेगा। नियत ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो इसका होता है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड हमारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिसीवर पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL? तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। PR = 3 VL IL sin
थीटा। 28, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या है? तो एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है बेटा ये वी आई साइन थीटा, जहाँ वी वोल्टेज आई करंट है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, एकल फेज एसी परपथ में कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री का बेटा होता है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है किसमें? वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। आर एल सी परपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरक प्रतिरोध XL है, धारिता प्रवाह XC से कम है, तब हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है Z = √R² प्लस R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है RLC परपथ की प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, एकल कला RC समांतर परपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र है। तो हमारा है IL = √IR² प्लस IC²। क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद कर लेना। तीन कला सक्रिय शक्ति P की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL और कला कोण थीटा है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है √3 VL IL cos थीटा। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य है हमारा 3 चरण प्रणाली के सहीकरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य है कला अनुक्रम मीटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखिए, RLC श्रेणी परपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो हमारी स्थिति कौन होनी चाहिए? प्रेरक प्रतिरोध से XL, धारिता प्रतिरोध XL के बराबर हो, मतलब XL और XC बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर KF फॉर सिनुसोइडल AC, यानी ज्वावक्रिय AC के लिए फॉर्म फैक्टर की F क्या है? फॉर्म फैक्टर है भाई साहब 1.11। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन द AC पैरेलल सर्किट, AC समांतर सर्किट में प्रक्रिया का व्युत्क्रम क्या है? एक्सपेक्टेंस इसे पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, 3 फेज सिस्टम में किस फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन का वोल्टेज क्या होगा? 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन का वोल्टेज क्या होगा? लाइन का वोल्टेज भाई साहब 415 वोल्ट होगा। ठीक है। इट इज कैलकुलेशन बट क्वेश्चन। विच फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर KF? कौन सा फार्मूला यूज होता है? तो हमारा होता है इफेक्टिव वॉल्यूम बटे एवरेज वॉल्यूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 1। हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वाटर को। पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ग्रेट, आसान सा क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा क्या होती है जिसका क्षेत्रफल 625 मिमी स्क्वायर है? मतलब जिसका क्षेत्रफल इतना है तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। कैलकुलेट कितना होगा? 25 mm होगा। कैसे? अगर 25 का आप क्यू करोगे तो कितना होगा? 625 मीटर। अगर आप 25 का वर्ग करोगे तो आपको 625 मीटर मिलेगा, है ना। तो ये हो गया एरिया में जो दिया गया है, लेकिन 25 गुणा 25 हमारा क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो इसलिए मैंने बताया 25 mm आपका क्या होगा? लेंथ होगा उस वॉल्यूम की। एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? तो 76। एक आयत का परिमाण क्या होगा? एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ? यार भाई साहब गुणा करना है आपको सिंपल सा गुणा करना है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर? तो ए पेयर ऑफ सीजर्स A2 हमारा सही होगा। विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर सेकेंड ऑर्डर लीवर? सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल होता है बोतल ओपनर। क्वेश्चन नंबर 45 है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? देखो भाई, जितना एंगल उतना है उसी प्रिज्म का उतना ही नाम। तो हमारा यहाँ पर कितने एंगल है? हेक्सागोन है, 6 एंगल है हेक्सागोनल प्रिज्म। 1 2 3 4 5 6, 5 होते तो पेंटागन। 46 उपकरण का नाम पहचानिए। उपकरण का नाम भाई साहब बढ़ई की गुनिया,
ट्राई स्क्वायर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, तो आना ही चाहिए आपको। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चन कर रहे हैं। उपकरण का नाम पहचानिए। उपकरण का नाम है भाई बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर क्या है? बॉल पेन हैमर। उपकरण का नाम पहचानिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। तो हमारा ये टूल आपको पता है, काटने वाला सरौता, कटिंग प्लायर। उपकरण का नाम पहचानिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द हैमर। तो हमारा लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी से बना है भाई साहब, देखो ये लकड़ी का चिन्ह होता है ऐसा, लकड़ी का हथौड़ा। उपकरण का नाम पहचानिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। तो हमारा ये ओपन एंड स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर, ठीक है। ये हमारा हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपको मैम कराने वाली है। अब हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसके हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक संयोजन नहीं है, कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है, एंड और बट या फिर ऑन। तो हम सभी को पता है एंड भी होता है, और भी होता है, एंड बट भी होता है, बट जो ऑन है, जो ऑन है ये एक संयोजन नहीं है। तो आंसर हमारा होगा ऑन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, अच्छे से पढ़ोगे, एक बार ही पढ़ लोगे तो आपको इजीली सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है, भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है। या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी समूह चर्चा हो रही है तो उसमें आपकी कोई भूमिका है, ठीक है, कोई तो भूमिका होगी, 5-6 लोग हैं, कोई समूह चर्चा हो रही है, तो उसमें कौन सा आपकी जो भूमिका में इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको बताना है। आत्मविश्वास पैदा करना कि हाँ भैया कोई अपने ओपिनियन बता रहा है तो आप उसमें समर्थन करें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ये भी हो जाएगा। सुनने का कौशल विकसित करना, ठीक है, कोई भी अगर आप कुछ भी कह रहा है तो आप सुनने की क्षमता रखें, बीच में रोकें टोके ना। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, तो ये सभी तो भूमिका में होनी चाहिए, आपकी भूमिका में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो होगा बोरियत पैदा करना। क्या होगा? बोरियत पैदा करना। ये आंसर A4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि इसको मुझे आंसर अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा स्वर नहीं, हम सभी को पता है 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। तो इन्हीं में से हमें बताना है कौन सा एक स्वर नहीं है, कौन सा एक स्वर नहीं है। तो जो F है ये एक व्यंजन है, ठीक है, वॉवेल नहीं है ये, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? F। बताने वाला ये क्वेश्चन था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, नहीं है की बात नहीं हो रही, कौन सा कार्यालय शिष्टाचार है? एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, मतलब जो फॉर्मल ड्रेस होती है, कार्यालय में ऑफिस में काम करने जाते तो एक औपचारिक पोशाक होती है वो पहननी चाहिए। या फिर काम के लिए समय का पाबंद होना चाहिए, पाबंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव में चला गया, ये नहीं होगा। एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होनी चाहिए, मतलब आपके फ़ोन में एक फैंसी रिंगटोन हो कि जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, फ़ोन आपका बजे, कोई भी कॉल आए तो बढ़िया से एकदम रिंगटोन ऐसी हो कि पूरा ऑफिस हिल जाए, पता चले कि हाँ किसी का फ़ोन आया है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा पॉजिटिव देखिए आंसर क्या होगा? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, मतलब कि सभी को, एक को क्या, सभी को, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, सभी को एक औपचारिक ड्रेस पहननी चाहिए। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आप सभी को पता है ये हमारा लास्ट मॉडल है, यानी कि आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के, हम फर्स्ट ईयर का ही तो कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के हमारे 3 मॉडल पेपर DGT ने प्रोवाइड कराए थे। कितने? 3 प्रोवाइड कराए थे और ये लास्ट हमारा मॉडल पेपर है, राइट। जो भी मॉडल पेपर DGT ने प्रोवाइड कराए थे वो आपके आज की क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इससे पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे तो स्क्रीन पर ही दोनों मॉडल पेपर आपको शो हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी रिसेंट में जो वीडियो का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन मॉडल पेपर 1, इलेक्ट्रीशियन मॉडल पेपर 2 एंड ये तो 3rd हम कर ही रहे हैं। सभी तीनों मॉडल पेपर आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका रिवीजन हो जाएगा और DGT ने प्रोवाइड कराए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी जो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
55 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं क्या कहलाता है? वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होते हैं, मतलब जो दो शब्द हैं वो समान होते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हैं कि हाँ एक ही है, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है होमोफोन। क्या कहा जाएगा? होमोफोन कहा जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। इनमें से क्या है जो हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करता है? जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, नहीं आ रही है लेकिन मुझे अंग्रेजी सीखनी है, क्यों? आगे के लिए सीखनी है, ठीक है। अंग्रेजी तो मतलब ऐसा है कि कॉमन लैंग्वेज है, चाहे किसी दूसरे स्टेट में हो चाहे किसी दूसरी कंट्री में हो, तो जो इंग्लिश है वो एक कॉमन लैंग्वेज है, तो हर किसी को सीखनी जरूरी है। तो मुझे अगर अंग्रेजी सीखनी है तो इनमें से क्या है जो मुझे मदद करेगा अंग्रेजी सीखने में? डेडिकेशन, फियर, एंगर या फिर साइनेस। तो जाहिर सी बात है जो डेडिकेशन है, जो निष्ठा है अंग्रेजी सीखने के प्रति, वो ही हमें क्या करेगी? मदद करेगी अंग्रेजी सीखने में, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेडिकेशन। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? ये हमें बताना है किस विराम चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य में होगा। यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है, ये हमें बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा इस वाक्य में। वाक्य क्या है? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है? तो क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है? ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक हो गया ना। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे, किसी से पूछ रहे कि क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, तो प्रश्न पूछ रहे। तो प्रश्न जब पूछते हैं तो कौन सा मार्क लगता है? कौन सा विराम चिन्ह लगता है? सभी को पता है, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तब लगता है क्या? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? बड़े अक्षर का प्रयोग हम कब करते हैं? सभी को पता है, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, तो व्हेन W बड़ा है क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग का है, ठीक है। और नीचे देखेंगे विच वन, तो ये भी है बड़ा, ये सही हो जाएगा। नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे मेरा नाम है अनामिका, तो हम सभी, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, तो हम क्या करते हैं? पहला अक्षर अपने नाम का, सरनेम का, ये क्या करते हैं? बड़ा लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। नेम ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान का नाम, आगरा, कानपुर, कुछ भी ले लो, ठीक है। आगरा, कानपुर स्थान का नाम, आप जहाँ पर भी रहते हैं, राइट, जहाँ पर भी रहते हैं उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, राइट। नेम का जो एड्रेस है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, व्यक्ति का नाम कैपिटल में लिखते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य की शुरुआत को हम कैपिटल में लिखते हैं, पहले किसको? पहले अक्षर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द, वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्राइब कर रहा हो, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहा हो, वर्णन कर रहा हो, तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। ईट, रिपेयर, हॉट या फिर सूप। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हॉट, हॉट यानी कि ये गर्म है, ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आपका कोई सूप है या फिर कोई भी कॉफी है, चाय है, कुछ भी है, तो ये डिस्क्राइब करेगा कि हाँ ये जो कॉफी है वो बहुत ही गर्म है, ठीक है। जो गर्म शब्द है ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्णन शब्द है, वर्णनात्मक शब्द है, तो आंसर हमारा होगा हॉट। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए किस तरीके से? सामने से किसी ने बोला है थैंक यू, तो हम क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, यू आर वेलकम, राइट, यू आर वेलकम, आपका स्वागत। मैंने क्या बोला? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके देखिए 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएंगे, जो भी आपकी ट्रेड थ्योरी है इलेक्ट्रीशियन की, 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस एंड 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आपके बिल्कुल इजी बीजी होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, राइट। पासिंग मार्क्स आपको पता है, मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये भी आप देख सकते हो। लास्ट में मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी, मतलब लास्ट तक आप क्लास देखो, मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड एंड पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये 3 वीडियो आपको मैं स्क्रीन पर ही शो कर दूंगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये तीनों वीडियो दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो जो 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो आप बहुत ही इजी तरीके से, 20 क्वेश्चन तो आप बहुत ही इजी तरीके से सही कर लोगे। बस एक बार आपको क्लासेस देखनी है, ठीक है, एक बार क्लासेस को देखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम जवाब में उसको क्या कहते हैं? यू आर वेलकम कहते हैं।
ऑड शब्द चुनना है, विषम शब्द चुनना है हमें यहाँ पर, ऑड शब्द। अब ऑड में देखिए प्लीज़, सॉरी, पेपर या फिर थैंक्स। प्लीज़ है, सॉरी, पेपर या फिर थैंक्स। आप बिल्कुल इजी है, बताओगे आप क्या होगा इसका आंसर? प्लीज़ होगा, सॉरी होगा, थैंक्स होगा या फिर पेपर होगा? तो आप कहोगे मैडम जी जो ऑड शब्द है वो है पेपर। क्या है? पेपर है। क्या है? ये एक ऑड शब्द है। प्लीज़, सॉरी, थैंक्स इस सिमिलर है, बट जो पेपर है ये पेपर कहाँ से आ गया? तो क्या हो जाएगा? पेपर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ऑड शब्द है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डैश के साथ कार्य करता हूँ। मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ कार्य करूँगा? नील पॉलिश के साथ, रोबोट्स के साथ, लैपटॉप्स के साथ। अब अरे भैया मैं वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग टूल के साथ कार्य करूँगा, राइट, वेल्डिंग टूल के साथ कार्य करूँगा। नेक्स्ट है, आज का मौसम डैश होने जा रहा है। आज का मौसम डैश होने जा रहा है, होने जा रहा है, ठीक है। होपफुल, वार्म, ब्लू या फिर अर्जेंट। अर्जेंट देखिए, अर्जेंट क्या होता है? आज का मौसम बहुत ही अर्जेंट है, पानी जो होगा वो बहुत ही अर्जेंट में होगा, राइट, तो ये नहीं होगा, नीला नहीं। होपफुल क्या होता है? आशापूर्ण। ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि आज का मौसम आशा है कि पानी बरस सकता है, बारिश हो सकती है, धूप निकल सकती है, ठंडा मौसम हो सकता है, आशा है। लेकिन जो वार्म है, ये यहाँ पर हमारा जो वार्म है गर्म होने जा रहा है। आज का जो मौसम है वो गर्म होने जा रहा है, हॉट, राइट, वार्म। तो आंसर हमारा क्या होगा? वार्म। 64 नंबर क्वेश्चन है, शब्द वैन जब को दर्शाता है। जो शब्द वैन है ये किसको दर्शाएगा? जो शब्द वैन है वो किसको दर्शाएगा? जैसे हमने पिछले मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन किया था कि वैन डिड द एक्सीडेंट हैपन, वैन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो अर्थ क्या उसका निकला था कि ये एक्सीडेंट कब घटित हुआ था। ये समय की बात कर रहा है, कब घटित हुआ था, राइट। तो यहाँ पर वैन का अर्थ वही निकलेगा, समय, व्यक्ति का नहीं होगा, थिंग्स का नहीं होगा, प्लेस का नहीं होगा, समय हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मजा आता है। राहुल का एक पालतू कुत्ता है और जाहिर सी बात है कि सब लोग कुत्ता किस लिए रखते हैं? खेलने के लिए, उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खेलने में। तो आंसर क्या होगा? प्लेइंग, लिखने, करने, कोई काम करना है या फिर कपड़े धुलने हैं, तो ये नहीं होगा, खेलने के लिए। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डैश कहा जाता है। अब देखिए, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, हमारे व्यक्तित्व ऐसा है कि हम कोई भी विचार रखते हैं, कोई भी ओपिनियन रखते हैं तो वो एकदम स्पष्ट होता है, राइट। कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे इसको क्या? बिलीफ। क्या कहेंगे? बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपकी पहचान इनमें से कौन सा? क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है कि आपकी पहचान इनमें से कौन सा आपको क्या नहीं कर सकता? आपको मूल्यांकित नहीं कर सकता, आपकी पहचान इनमें से नहीं कोई कर सकता है। जैसे एक कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय कवर, ठीक है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसी तरीके से आपकी पहचान को गठित करने में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपका ओपिनियन, आपकी वैल्यूज, आपका कोई भी पसंद, या फिर एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो आप कहेंगे एक परीक्षा में प्राप्त अंक हमें डिफाइन नहीं कर सकता कि हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो आंसर हमारा होगा A4। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं। इनमें से क्या है जो व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं? तो बढ़ने में मदद करती हैं यानी कि ये पॉजिटिवली जा रहा है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिवली ही होगा। पर्सनल स्ट्रेंथ, आंसर क्या होगा? पर्सनल स्ट्रेंथ जो है, जो एक व्यक्ति के रूप में उसके पास मौजूद क्षमताएं और गुण होती हैं। तो आंसर क्या होगा? A1। 69 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है, तो उनको क्या कहेंगे? पर्सनल वीकनेस। क्या कहेंगे? पर्सनल वीकनेस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
70 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण, कमजोरी का उदाहरण यानी कि निगेटिव में जाएगा। कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग ये भी पॉजिटिव है, एक्टिव ये भी पॉजिटिव। तो आंसर हमारा होगा बीइंग लेजी, ये नेगेटिव में आंसर जा रहा है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो होगा बीइंग लेजी। कौन सा है? बीइंग लेजी होना एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। 71 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म होता है सालों वाला, कि इतने साल बाद, 5 या 10 साल बाद हमारा खुद का घर होगा, इतना बड़ा घर होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, ये हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अल्पकालिक क्या होता है कि हाँ ठीक है, अल्पकालिक जैसे आपने बोला है कि 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपने एक लक्ष्य रखा है, 3 दिन का लक्ष्य रखा है और उसको आप अगर क्रैक कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म गोल में। ठीक है, ये होता है दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य में अंतर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो आंसर होगा हमारा A2। तनाव क्या है? तनाव क्या है जो इस वक्त सभी के मन में होगा, सभी में होगा तनाव, एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम का स्ट्रेस। तो तनाव क्या है? तनाव देखिए आनंद की अनुभूति तो नहीं होता है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज या फिर फीलिंग ऑफ डिलाइट या फिर निराशा या निराशा की भावना। तो जो तनाव होता है वो निराशा और निराशा की भावना होती है। तो आंसर क्या होगा? A4। 73 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से क्या है? आप देखिए तनाव के भी प्रकार हैं, अच्छे तनाव, बुरे तनाव। अच्छे तनाव के देखिए संकेत हम जान लेते हैं, अभी तक तो हमें पता नहीं था कि अच्छा तनाव भी होता है। तो अच्छे तनाव का हम देखते हैं क्या संकेत है। ये आपको अपने लक्ष्य को पीछा करने से रोकता है। अब अच्छा तनाव रोकेगा तो नहीं, तो ये नहीं होगा। इट मेक यू डाउट योर सेल्फ, ये आपको खुद पर शक करता है, नहीं। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं रहती है। तो जो अच्छे तनाव होते हैं उसमें क्या होता है, लंबे समय तक ना ही कोई तनाव होता है और ना ही नींद की कमी होती है। जब किसी को स्ट्रेस होता है तो नींद बहुत कम आती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी A3। आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है, तो देखो ये भी नहीं होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। एक जो गतिविधि है इसको हम जान लेते हैं, पहली बार जान रहे हैं तो जान लेते हैं। स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? एक स्ट्रेस बस्टर एक तकनीक है जो तनाव को रोकती है या फिर उसको कम करती है। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से स्ट्रेस बस्टर नहीं है, मतलब वो चीज़ हमें पहचाननी है जो तनाव को कम नहीं करती है, तनाव को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समय पर बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना, बागवानी करना। तो जो स्ट्रेस बस्टर तकनीक में देखिए समय पर बिस्तर पे जाना ये होता है। स्ट्रेस बस्टर एक तकनीक है जो क्या करती है, तनाव को रोकती है। और तनाव को रोकने के लिए जो एक तकनीक है उनमें से एक है कि समय पर बिस्तर पर जाना, यानी कि अगर नींद पूरी होगी तो तनाव कम होगा। तो समय पर बिस्तर जाना, समय पर बिस्तर पर जाना ये भी होगा राइट आंसर। संगीत सुनना अच्छा होता है, गाना सुनना। बागवानी करना यानी कि गार्डनिंग करना, कुछ भी पौधे वगैरह लगाना, गार्डनिंग करना, इससे हमारा जो मन है वो बटा रहता है, यानी कि बिजी रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ज़्यादा तनाव होता है, लेकिन लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना ये एक स्ट्रेस बस्टर का एग्जाम्पल नहीं है, ये उसके प्रोसेस में नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? A1। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मॉडल 3 का एंड पूरी सीरीज का। जो भी हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 3 मॉडल होंगे जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तीनों के तीनों आपके एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम 22 अगस्त से 9 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास और भी टाइम है आपका तैयारी बेहतर ढंग से करने का। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। थ्योरी की क्लासेस आप यूट्यूब देखिए फ्री है आपके पास, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं राइट। आप कहीं से भी आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको खोज सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि DGT द्वारा प्रोवाइड आपको जो मॉडल पेपर है उनको करवाएंगे। तो आज ये लास्ट मॉडल पेपर है। पिछले जो 2 मॉडल पेपर हैं नहीं देखे प्लीज़ उनको देख लें जाके, बढ़िया तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है DGT ने प्रोवाइड कराए हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम अपने मॉडल 3 का कर लेते हैं एंड मॉडल सीरीज का करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? ये किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देने की तकनीक है, नहीं, ये नहीं होता है। यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, या फिर यह एक पल में पूरी तरीके से उपस्थित होने की क्षमता है, या फिर यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो माइंडफुलनेस ये होता है कि यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। क्या होगा आंसर? A3 हमारा राइट आंसर होगा। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, क्या? माइंडफुलनेस। तो इसी क्वेश्चंस के साथ, इन्हीं 75 क्वेश्चंस के साथ हमारा मॉडल 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, राइट। और अगर आप पहले से ही थ्योरी के क्वेश्चन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप इन मॉडल पेपर से अपना चेक कर सकते हो स्कोर की मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, 3 मॉडल पेपर हैं, 3 मॉडल पेपर से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। तीनों मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप तीनों मॉडल पेपर को देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन आपके सामने हो और आंसर आपको पता हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हो, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन पढ़ो, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। इस तरीके से आपको ये तीनों मॉडल पेपर को पढ़ना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और सारे मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो गए। अब बस आपको रिवीजन करना है। तीनों मॉडल पेपर को देख लीजिए और भी आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है इंटरनेट पर उसको भी आप ज़रूर पढ़ लें और कॉलेज से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहें। आपके प्रैक्टिकल वगैरह आपके कॉलेज में ही होगा, ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। स्क्रीन पर आपको मॉडल 1, मॉडल 2 और पासिंग मार्क्स की क्लास आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, उसको आप ज़रूर देख लें।